चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 11 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः यहाँ पर आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाएगी। बताएं कि निम्न में से किनको पदच्युत कराने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। और भी बहुत सारे फैक्ट थे जो यहाँ से मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि श्रृंखला के सारे वीडियो को रेगुलर देखिए, ये आपको आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं वो सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और साथ साथ जो 68वीं वाला कोर्स लॉन्च हुआ है, आप ये तमाम मटेरियल के लिए आप इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो अपनी तैयारी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। और जो छात्र पहले से इसे ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि इसमें कुछ मटेरियल अपडेट भी कर दिया गया है। आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर माई कोर्स वाले सेक्शन में विजिट कीजिए, वहां पर आपको जो मटेरियल अपलोड हुए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का अध्यक्ष चुने गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा लालू प्रसाद यादव कुल मिला के 12वीं बार राजद के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि 12वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं लालू प्रसाद यादव। हमारा अगला पॉइंट इनके जन्म से संबंधित है। इनका जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज बिहार में हुआ था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। पंकज त्रिपाठी की जानकारी मैंने आपको दिया था कि पंकज त्रिपाठी का जन्म भी गोपालगंज में ही हुआ, वहीं के वे मूल निवासी हैं। हमारा इसमें अगला पॉइंट है, हाल ही में 11 जून 2022 को उनका 75वां दिवस मनाया गया। आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा कि 11 जून 2022 को लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन मनाया गया और राजद द्वारा इस 75वें जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था या फिर इस रूप में मनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। और साथ साथ यहाँ पे हम बात करें बतौर मुख्यमंत्री की, तो लालू प्रसाद यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के 20वें मुख्यमंत्री रहे थे। और इसी में एक और पॉइंट है कि 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार में वे रेल मंत्री भी रहे थे। तो ये सारी जानकारी है जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। एक बार मैं पुनः आप सभी को बता दूं कि जो भी इस श्रृंखला के साथ पहली बार हमसे जुड़े हैं, एक फ्रेश कॉपी तैयार कीजिएगा 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, जहां पर आप इन सारे करंट अफेयर्स को नोट कर सकें। इससे ये होगा कि एग्जाम से 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो वहां से भी पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी आप रिविजन कर सकते हैं। तो दोनों सुविधा आपके हाथ में है, जैसा भी लगे, लेकिन इसे आपको फॉलो जरूर करना है। ये प्रश्न है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस बाघ की पहचान T105 नाम से हुई है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 10 लोगों की जान लेने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ को आखिरकार मार दिया गया। वन अधिकारियों ने उसे शूटर्स के जरिए मौत के घाट उतारा है। ये बाघ बहुत ज्यादा खूंखार था, ये लोगों की जान बड़े पैमाने पर ले रहा था। अभी हाल ही में एक महिला और उसके बेटे को भी इन्होंने मार दिया था। तो फाइनली इस T105 नामक इस बाघ को या फिर इस आदमखोर बाघ को मौत के घाट उतारा गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसी चीज को हमने लिखा कि आदमखोर बाघ की पहचान T105 या फिर 105 के रूप में हुई है।
और इसके लिए यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसे गोली मारने का आदेश जारी किया गया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके लिए शूटर्स और नेपाल से विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई थी। ये इसलिए बुलाई गई थी, आप यहाँ पर अगले पॉइंट को देखकर समझ पाएंगे। तो अगला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा कि हालांकि 27 दिन तक अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया था, लेकिन आदमखोर बाघ हर बार टीम को चकमा देकर निकल जा रहा था, जिस वजह से ये कदम उठाना पड़ा और अभी हाल ही में इसे बाघ को मार दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ से संबंधित है, याद रखना है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व के बारे में इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये इसका नाम क्या था। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार के सबसे बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, इस जिले के वाल्मीकि नगर में स्थित है। और बात करें, एक घोषणा अभी हाल ही में कुछ समय पहले हुई थी, मैंने आपको बताया था कि कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ये सारी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दिया है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में अगर आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपकी बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणियों में सुधार और सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है? ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है चीन सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पहला पॉइंट है कि चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणियों में सुधार और सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है। और यहाँ पे बात करें इस स्पेस क्राफ्ट की, तो इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी कि ASOS, ये इसका नाम है। और यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका एक उपनाम भी है। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका उपनाम है क्वाफो 1। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, क्वाफो 1 इसका उपनाम है। हालांकि इस नाम की बात करें तो चीन की पौराणिक कथाओं में इस नाम का मतलब एक प्रकार से प्रूफ मिलता है। चीन की कथाओं में इसका जिक्र किया गया है इस नाम का, इसी नाम के आधार पर इसका नाम दिया गया उपनाम क्वाफो 1। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है क्वाफो 1 के बारे में कि क्वाफो 1 को 3 प्रमुख उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया है। इन 3 प्रमुख उपकरणों की बात करें तो इसमें लाइमैन अल्फा सोलर टेलीस्कोप यानी कि LST, हार्ड एक्सरे इमेजर यानी कि HXI और फुल डिस्क वेक्टर मैग्नेटोग्राफ यानी कि FGM शामिल है। तो कुल मिला के यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट को भी याद रखना है। हालांकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंतरिक्ष में मौसम की भविष्यवाणियों में बेहतर सुधार और साथ साथ सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो अभी हाल ही में स्पेस क्राफ्ट ASOS लॉन्च किया गया है, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उपनाम है क्वाफो। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएंगे कि किनकी सरकार में वे रक्षा मंत्री बने थे। बतौर रक्षा मंत्री हम बात करें तो 1996 से 98 तक ये 2 वर्षों का इनका कार्यकाल था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर 2 विकल्प सही है। एक तो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि HD देवगौड़ा और साथ साथ इंदु कुमार गुजराल। इन 2 वर्षों के कार्यकाल में 2 सरकार में वे भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। बीपीएससी के दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी को एक एक करके नोट कीजिएगा। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि मुलायम सिंह यादव, HD देवगौड़ा और फिर इंदु कुमार गुजराल सरकार में 1996 से 1998 के बीच 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि वे देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र में विधायक बने थे। किसी भी नेता के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती है, वो कहाँ से राजनीतिक सफर शुरू किए थे, उस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। तो इस लिहाज से इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानिएगा कि 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उन्हें लिटिल नेपोलियन कहकर संबोधित करते थे या फिर बुलाते थे, लिटिल नेपोलियन कहकर उन्हें बुलाया करते थे। इसमें एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। सेना का कोई भी जवान शहीद होता था पहले तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर नहीं भेजा जाता था, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जब यहाँ पर कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने थे जिस समय, तो शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर पहुंचाने को लेकर उन्होंने एक कानून बनाया था और ये कानून अब तक भी चला रहा है। पहले जो नियम था, पहले ऐसा नियम था कि जो भी शहीद होते थे तो शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को घर नहीं भेजा जाता था, बल्कि उसके स्थान पर सेना द्वारा ही मतलब उसका संस्कार करके टोपी भेज दी जाती थी। जो सैनिक का जो टोपी होता था सिर्फ और सिर्फ वही घर भेजा जाता था।
तो इसको समाप्त किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को सेना द्वारा बेस्ट रक्षा मंत्री का खिताब भी दिया गया था या फिर इनसे सम्मानित भी किया गया था। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बने कि सेना द्वारा किसे बेस्ट रक्षा मंत्री का खिताब दिया गया है तो मुलायम सिंह यादव उनमें से एक होंगे। ठीक है, इस बात का यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। आई होप कि आप इस वीडियो की श्रृंखला से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ इस श्रृंखला के वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाकर के साल भर के करंट अफेयर्स को इसी तरह देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हाल ही में हुआ है। ये समझौता अभी हाल ही में हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी द्वारा पोहरी समारोह में गॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। ये भी यहाँ से ध्यान रखने लायक बात है। अब यहाँ पर हम आगे पॉइंट में बात करेंगे क्या होता है व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट, यानी कि ये समझौता क्या है जो भी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक तकनीकी शब्द है और ये दो देशों की समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्यिक जहाजों से संबंधित सूचना का नौसेनाओं के बीच विनिमय समझौते से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हाइट शिपिंग जानकारी वाणिज्यिक गैर सैन्य व्यापारिक जहाजों की आवाजाही और पहचान पर पूर्व सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। इसी को लेकर के कह सकते हैं ये समझौता अभी हाल ही में हुआ है। आई होप कि आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या होता है। तो समझौता अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह की स्थिति सबसे खराब है, यानी कि दयनीय है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड। इससे संबंधित हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत 5.8% है, जबकि गांवों में इसकी प्रतिशतता देखा जाए तो 7.3%, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3% है। ओवरऑल बात करें पूरे झारखंड में तो ये प्रतिशत है 5.8%। इस लिहाज से जो रिपोर्ट अभी निकलकर सामने आई है तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे खराब स्थिति झारखंड में है। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड जादू टोना करने में सबसे आगे है और सर्वाधिक मौत जादू टोना से झारखंड में ही होता है। अगर हम बात करें झारखंड की तो जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी जादू टोना से संबंधित मामलों के बारे में तो सर्वाधिक मौत का जो आंकड़ा है वो झारखंड में ही देखने को मिलता है। तो इस मामले में भी देखा जाए तो इस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड पहले स्थान पर है। अब झारखंड के बारे में एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर इस वाले पॉइंट में। ये पॉइंट हमने लिखा कि हाल ही में देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुए 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 18 स्वर्ण, 24 सिल्वर और 31 कांस्य पदक अर्थात कुल मिलाकर 73 मेडल के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। लेकिन इस प्रतियोगिता में झारखंड पहले स्थान पर रहा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो आयोजित हुआ ये भारत के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुआ था, जिसमें कि झारखंड को पहला स्थान मिला था। नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीता टास्क फोर्स का गठन अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 साल की अवधि के लिए गठित किया गया है। तो ये जो टास्क फोर्स है ये 9 सदस्यीय टास्क फोर्स है जो कि 2 साल की अवधि के लिए गठित किया गया है। और यहाँ पे हम बात करें नामीबिया से जो चीते लाए गए उनमें कुल मिला के 8 चीते हैं और 8 चीतों में से 5 मादा और 3 नर हैं। यानी कि इन चीतों की बात करें तो इन 8 चीतों में 5 फीमेल और 3 मेल चीते शामिल है। हमारे यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इन्हें मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ये जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया था।
अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर ही ये चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पर इसमें एक और पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बाघ संरक्षण कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया था। तो इनसे संबंधित ये सारे जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। चलिए यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने या फिर किस सरकार ने राज्य की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई के साथ समझौता किया है। ये समझौता अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, हरियाणा सरकार ने राज्य की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई के साथ या फिर दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस समझौते के तहत रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, आईटी पार्क, बहुउद्देश्य टावर, टाउनशिप, नवाचार केंद्र और हरियाणा में लॉजिस्टिक से संबंधित परियोजनाएं शामिल होंगी। तो इन सारे क्षेत्रों के लिए अभी हाल ही में ये समझौता किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। किनके साथ? तो दुबई सरकार के साथ ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पर बात है दुबई की, तो दुबई के बारे में एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, यही से संबंधित है बिहार के दृष्टिकोण से। तुम्हारा ये पॉइंट है कि हाल ही में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में बिहार की सुरम्या प्रदर्शनी ने सी इंटरनेशनल क्वीन दुबई का खिताब हासिल किया था। और एक जानकारी और भी है, हाल ही में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में बिहार के जमुई जिले के रहने वाले शैलेश कुमार ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता था। ये कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है, यहाँ पर रिवीजन पर्पज से हमने इसे शामिल किया है। तो इन सारी चीजों को यहाँ से ध्यान रखिए, रिवाइज आप लोग करेंगे तो ये चीजें आपको निसंदेह ही याद रहेगी। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति और लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दिया है? ये मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दिया है और ये नीति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। और इस नीति के उद्देश्य की बात करें तो इस नीति का उद्देश्य 75 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके निजी कंपनियों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिस वजह से इसकी शुरुआत की गई है और ये अगले 5 वर्षों तक यह नीति प्रभावी होगा। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड की। तो झारखंड के बारे में कुछ फैक्ट हमने शामिल किया है कि हाल ही में झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना के तहत बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और इस एयरपोर्ट की बात करें तो उड़ान योजना के तहत ये निर्मित होने वाला 68वां एयरपोर्ट है, यानी कि 68th एयरपोर्ट है जो कि यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है उड़ान योजना से संबंधित कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में उड़े देश का आम नागरिक योजना के नाम से हुआ था। ये जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिए। 10वां प्रश्न के पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए किनके द्वारा दक्ष नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये दक्ष नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन अभी हाल ही में शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आरबीआई के वर्तमान व 25वें गवर्नर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास ने पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दक्ष नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यह एप्लीकेशन साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण को भी सक्षम करेगा। और यहाँ पे बात है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में एक जानकारी ध्यान रखिएगा। आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। और साथ साथ आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि री हब का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक का रुपया व्यवहार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 में नितिन गडकरी द्वारा कहाँ 81वां इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ये 81वां इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रोड कांग्रेस यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस का 4 दिवसीय 81वां अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर तक लखनऊ में आयोजित हुआ है, जिसमें देश तथा प्रदेश के रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए चर्चा किया गया।
और इसमें अगला पॉइंट है IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, अर्थात भारतीय रोड कांग्रेस की जो शुरुआत हुई अधिवेशन की, ये वर्ष 1934 में अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1934 की बात है तो बिहार के इतिहास में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था ये 1934 में ही आया था। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित कि उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय रोड कांग्रेस की जो मेजबानी मिली है इस बार, ये 5वीं बार ये मौका मिला है इसका अधिवेशन का। अब यहाँ पर इसमें हमने आगे लिखा है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश वर्ष 1937, 1985, 1995 व 2011 में IRC अर्थात इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन की मेजबानी कर चुका है। तो 2022 में इन्हें ये 5वीं बार इस अधिवेशन की मेजबानी करने का कह सकते हैं मौका मिला है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किनके द्वारा या फिर किसने हाल ही में गेल इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संजीव कुमार गुप्ता। आपको ध्यान रखना है हाल ही में संजीव कुमार गुप्ता ने भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हम यहाँ पे बात करें उससे पहले राजीव कुमार गुप्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में निदेशक पद पर थे। हम बात करें यहाँ पर इसकी नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति के बाद से अभी जो इनका कार्यकाल है ये फरवरी 2026 तक का इनका कार्यकाल, यानी कि 2026 फरवरी तक ये इस पद पर बने रहेंगे। हम बात करें गेल इंडिया के स्थापना की, अगस्त 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इतनी सारी जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से आपको नोट कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न की हाल ही में आई CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? कंप्लीट डाटा यहाँ से मैंने आपको बताया है। आप लोग चाहें तो विस्तार पूर्वक सभी जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लिखने से पहला ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो 68वीं के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया आप लोग चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।